हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग क्लास 9th और यूनिट 3 को कंप्लीट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पाकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे विभाजित होते हैं कि नहीं, इसके बारे में। फिर देखिए क्या हुआ। तथा क्यों संयोग करते हैं, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक अथवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। अब देखिए रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। पहला कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हों। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क यानी 3.1 की भांति लगाइए। अब देखिए इसमें एक बड़ा सा ये क्या है, शंक्वाकार फ्लास्क है और इसके अंदर क्या है, एक छोटी परख नली है और X विलयन किस में डला हुआ है, छोटी परख नली में डला हुआ। और आपका Y विलयन किस में है, इसमें शंक्वाकार जो फ्लास्क है इसमें, और इस डोरी से इसको बांध देना है जो छोटी परख नली है आपकी, और यहाँ पर कॉर्क लगा देना है। Y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन युक्त छोटी परख नली अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। यानी कि अब जब उसमें आपका जो दोनों मटेरियल है X और Y, उसे क्या करना, सावधानी पूर्वक तौल लेना है। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X एवं Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इसके बाद उसको विलयन को उसमें मिला देना है। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए, फिर इसके बाद तौलिए। यानी कि पहले जब दोनों मिश्रण नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, तब उसे एक बार वेट करना है। फिर एक बार जब दोनों मिल जाएगा, मतलब जो विलय है और जो उसमें मिश्रण है वो उसमें आपका जो विलायक है उसमें जो गिर जाएगा Y विलयन में, उसके बाद भी इसको क्या करना है, माप लेना है। फिर शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई है, अब उसमें यह देखना कि क्या उसमें कोई अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं। अब फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं, क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता। यानी कि जब दोनों मिश्रण को अपन एक्स और वाई को पहले लिए थे, जितना उसने मिलने के बाद भी उसका द्रव्यमान रहेगा, तो उसके वेट में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। यानी कि जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए आपसे तो कितना होगा, हमेशा 1:8 होगा, क्योंकि आपका जो द्रव्यमान होता है, तो देखिए हाइड्रोजन का 1 हो गया आपका, और H2O होता है तो दो हो जाए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ओ यानी ऑक्सीजन का जो है तो मतलब 8 उसका जो है तो परमाणु क्रमांक, और उसका जो द्रव्यमान भार है वो कितना हुआ है आपका 16 है। अब इसमें जैसे हाइड्रोजन का दो अनुपात आपका 16 है, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से इनका जो अनुपात है फिक्स होगा कि 1:8 ही होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। क्योंकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है तो 7 होता है, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान परमाणु जो है तो उसका कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का तीन हाइड्रोजन दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार सेम है, 1 है। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होंगे। अब आपसे पूछे कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, प्राउस्ट ने बताया। और आपके दोनों ये जो स्थिर अनुपात का नियम जो है और आपका ये यानी कि जो दोनों जो है तो किसने दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, और जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, और दूसरा कौन सा आपका स्थिर अनुपात का नियम हो गया। ये दोनों अनुपात जो है तो इन्होंने दिया है, आपका लेवाइजिए ने दिया है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, जॉन डाल्टन ने क्या बोले। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। यानी कि आपको जो परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो आपके जॉन डाल्टन ने दिए हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के इस द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। मतलब दोनों के बारे में इन्होंने बताया डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के इस सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं।
उन्होंने क्या बोला कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या बोला कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या दिया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग जब तत्व होंगे तो उनके परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होंगे, और जब एक जैसे होंगे तो उनके जो है तो परमाणु द्रव्यमान सेम होंगे और उनके गुणधर्म भी समान होंगे, और जब अलग अलग तत्व रहेंगे तो उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, कि यानी परमाणु जो है तो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। फिर ये तो क्वेश्चन दिए हैं गाइज, इनको सब बाद में कराऊंगी, सबसे पहले यूनिट कराएंगे गाइज। आप लोग जब कोई भी मतलब चैप्टर पढ़िए, यूनिट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या क्या कहा गया है, क्योंकि जब अपन आंसर क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या हेल्प होती है। इसलिए जो है तो कोई मतलब जब भी आप बैठे अपना एक तो नोटबुक लेके बैठिए, अब पहली बात, और दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट लगता रहे उसे नोट करते रहिए और आप लोग ध्यान से पढ़िए। परमाणु क्या होता है, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। यानी इनके कहने का मतलब एक छोटे छोटे कणों से जो है तो कमरा बनता है, और कमरा जो है तो किससे बनता है, जब ईंटों का और इमारत का होता है एक समूह जब हो जाता है तो एक बहुत बड़ी इमारत मतलब बहुत बड़ा घर तैयार हो जाता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है, तो एक छोटा सा कण ही है, परमाणु ही है। किसी बावी की रचनात्मक इकाई क्या होती है, यह रेत का छोटा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। यानी कि एक छोटा सा कण होता है जो परमाणु होता है, जो जिसे एटम कहते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे जाते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाती है। यानी कि ये इतने छोटे जो आपके एटम्स होते हैं कि इनको बहुत सारे देखिए लाखों परमाणु जब एक साथ रखेंगे तब जाके कागज की एक शीट की जैसी जितनी मोटी ये तैयार होंगे। फिर इनकी परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। देखिए ये नोट करने वाली बात है आपके कि 10 की पावर 9 मीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ये अपने को ध्यान रखना। अगर परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में पूछा जाए आपसे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर होता है। अगर 10 की पावर -9 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर हो जाएगा। अगर आपको 1 नैनोमीटर दिया हुआ तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। ये मतलब आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब माइनस लगा हुआ है अगर 10 की पावर -9 है तो वो 1 नैनोमीटर होगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और जब आपको सिर्फ 1 मीटर दिया हुआ तब क्या होगा, आपका 10 की पावर 9 नैनोमीटर होगा और उसमें माइनस नहीं लगेगा। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और उदाहरण देखिए। हाइड्रोजन परमाणु है, जल का अणु है, हीमोग्लोबिन अणु है, रेत का कण है, चींटी है, सेब है। अब इनके देखिए परमाणु त्रिज्या मीटर में दिया हुआ। हाइड्रोजन परमाणु का 10 की पावर 10 है, आपके जल का अणु का 10 की पावर 9 है, हीमोग्लोबिन अणु का 10 की पावर 8 है, रेत का कण का 10 की पावर 4 है, चींटी का 10 की पावर 3 है, सेब का 10 की पावर 1 है। इसका मतलब यह है कि जिसकी जितने ज़्यादा बड़ी पावर है वो उतना ही छोटा परमाणु है, और जिसके जितना कम पावर है उसका जो है तो थोड़ा सा बड़ा है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है।
अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों से आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार से देखिए, इसमें सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब है। फिर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी कि प्रतीक का तत्व जो हैं उनके प्रतीक का जो आविष्कार किसने किया है? तो डाल्टन है ऐसे प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। मतलब जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से उन्होंने प्रतीक देने की कोशिश की। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, और सुझाव किसने दिया था? बर्जेलियस ने डाल्टन को, जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। अब देखिए, इनमें से भी जैसे कभी किसी चीज़ का आपको प्रतीक देके एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कौन सा है। तो देखिए, हाइड्रोजन में कितना है? एक डॉट है। आपका फास्फोरस में 3 लाइन है। कॉपर में जो आपका C से डिनोट करते हैं, गोल्ड को G से डिनोट करते हैं, और इसमें जो है तो ये डॉट डॉट। कार्बन में देखिए इसमें ब्लैक कलर थोड़ा सा, और सल्फर में कितना है? इसका 4 है। सीसा यानी लेड जो आपका L से डिनोट करते हैं। प्लेटिना यानी कि P से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को खाली गोला से मतलब जैसे O से डिनोट करते हैं। आयरन को I से करते हैं। सिल्वर को S से करते हैं, और पारा को आपको डॉट डॉट कर से। मतलब ये डाल्टन ने जो दिया था उनकी परमाणु के उनके जो प्रतीक हैं उन्होंने इस प्रकार से दिया था। इस प्रकार से उनके कितने प्रतीक है? देखिए, 3 3 3 6 3 9। ये जो प्रतीक किसने? डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। गाइज, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि किसी चीज़ का ये अपन नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन का ही पूछ लिया, एक डॉट और ये दे के पूछ लेगा किसका प्रतीक है। आपका 4 ऑप्शन दे दिया कि हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, कार्बन। तो इसमें से आपको टिक लगाना होगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से पूछ सकता है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, यानी कि जैसा उनका कलर है उसी के हिसाब से उनका नाम रख दिया गया। उदाहरण स्वरूप जैसे स्वर्ण है, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अब IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, 2 अक्षर से बना हुआ है AL, तो एक आपका क्या होगा? कैपिटल होगा। L क्या होगा? आपका स्मॉल होगा। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से, कैपिटल लेटर से, तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से यानी कि स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो H हो गया। अब एल्यूमिनियम है तो देखिए AL है, उसको ना कि AL, इस प्रकार से कैपिटल दोनों नहीं लिखा जाएगा, एक को कैपिटल में एक को स्मॉल में। कोबाल्ट है तो CO है, और ना कि इस तरह CO लिखा जाएगा। ये बताया गया है इसमें। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन है और जिंक इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लौह आयरन का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक सोडियम तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यानी कि पोटेशियम आपका का जो है तो नेट्रियम है, और ये सोडियम जो है नेट्रियम, और पोटेशियम का कैलियम से व्युत्पन्न माना गया है। इसीलिए जो है तो इनका प्रतीक क्या हो गया? आपका पोटेशियम का K हो गया, और सोडियम का नेट्रियम Na हो गया।
परमाणु द्रव्यमान, फिर ये सारणी है, इसके बारे में बताते हैं गाइस, पहले इसको पढ़े। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। लोगों को और जानने की ज़्यादा जिज्ञासा हुई, इसलिए जो द्रव्यमान मापने की ओर अग्रसर हुए। अब देखिए आगे क्या होता है। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अब देखिए यहाँ पर प्रतीक, इसमें जो आपका क्या दिया, कुछ तत्व दिए हुए हैं और उसके प्रतीक दिए हुए हैं। तत्व प्रतीक जैसे एल्यूमिनियम का क्या है, Al है, आर्गन का क्या है, Ar है, बेरियम का Ba है, बोरान का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का Co है, कापर का Cu है, फ्लोरीन का F है, स्वर्ण या गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, सीसा का Pb है, मैग्नीशियम का Mg है, नियान का Ne है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, पोटेशियम का K है, आपका सिलिकॉन का Si है, चांदी या सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का S है, यूरेनियम का U है, जिंक का Zn है। इस प्रकार इनके प्रतीक दिए हुए। लेकिन गाइज आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक के कम से कम परमाणु क्रमांक का परमाणु भार आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 30 तक, लेकिन मिनिमम कम से कम 20 तक जरूर। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U या यूनिफाइड द्रव्यमान, U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1.0 U है तो यानी क्या है, यूनिफाइड द्रव्यमान है। फिर 1.33 U यूनिफाइड द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। यद्यपि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है।
वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में 3.4 में ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई या FMU में बेचता है, यानी किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। अब कुछ तत्व हैं जिनके द्रव्यमान दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, कार्बन का 12 है, आपका परमाणु क्रमांक इस कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और आपका परमाणु भार कितना है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 24 है। और ये सल्फर का 16 है परमाणु क्रमांक और 32 आपका है इसका परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो 17 होता है और परमाणु भार कितना है, 35.5 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार कितना है, 40 है। इस प्रकार आप 1 से लेकर 20 तक जरूर याद करिए परमाणु क्रमांक परमाणु भार। अभी पिछले साल आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु क्रमांक परमाणु भार अगर आप लोगों को डिमांड होगा तो हम फिर से आप लोगों को एक बार और बता देंगे। इसलिए आप लोग हमारी क्लास को जो है तो पढ़िए, पढ़ने के बाद जो कुछ समझ में ना आए आप लोग हमें कमेंट करिए और हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए इतना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्लास बहुत बड़ी हो जाती है गाइज, इसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।